हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है। तो समझते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में यानी रियल नंबर के बारे में। तो वे संख्याएं जिसका वास्तविक मान होता है और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, या तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के संग्रह को हम लोग आर से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब इस बात को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी सारी संख्याएं हैं जिसे हम लोग संख्या रेखा पे क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो अगर संख्या रेखा की बात की जाए तो संख्या रेखा पर हम कौन-कौन से संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत सारे संख्या रहता है जिसे हम लोग संख्या रेखा पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लगभग सभी को, जैसे 0 कर लिए, इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं, और इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ये सारी संख्याएं यानी इसे हम लोग संख्या रेखा पे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ-साथ जो फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है यानी बाई के रूप में, जैसे यहाँ पे हो सकता है 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, या 4/7 हो गया, इस प्रकार से। तो ये सारे संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पे क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। या तो दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे में 2/3 -7 -3/7 0, और यहाँ पे हम लोग रूट का भी वैल्यू ले सकते हैं, √3। तो ये सारे के सारे जो संख्या है वे सभी क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि वास्तविक संख्याओं को हम लोग कितने पार्ट में किस प्रकार से हम लोग बांटते हैं। चलिए तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या लिख लेते हैं, वास्तविक संख्या। ये जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले दो पार्ट में इसको हम लोग बांटते हैं। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, और दूसरी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो ये जो परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, यानी बटा के रूप में होता है, उसे हम लोग क्या करें, परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं हम लोग किसे कहते हैं, जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे में अगर यहाँ पे हम लिख दें √2, √2, √3, तो ये सारे के सारे जो रूट में दिख रहे हैं, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो गया, -7 हो गया, या तो 1/3 हो गया। ये सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या कहलाएगी। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। अब ये जो परिमेय संख्या होती है, ये जो हमारी परिमेय संख्या होती है, इसे हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक तो हो जाता है अपूर्णांक, एक क्या होता है, अपूर्णांक, और दूसरा जो है हो जाता है पूर्णांक। दूसरा क्या हो जाता है, पूर्णांक यानी इंटीजर। अब अपूर्णांक हम लोग किसे कहेंगे, तो अपूर्णांक जो है वो दो भाग में बटा होता है। अपूर्णांक संख्याएं जो होती है, जो पूर्णांक में नहीं होती है, वो दो भागों में बटी होती है। वो दो भाग कौन कौन हो गया, तो दोनों भागों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एक तो होता है दशमलव प्रसार यानी शांत अशांत आवृत्ति, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या, रिपीटिंग संख्या। यानी जो संख्या क्या हो, नॉन टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेट हो मतलब टर्मिनेट ना हो और रिपीट होता रहे। जैसे एग्जांपल में अगर हम एक संख्या ले लेते हैं 1.252525, इस प्रकार से डॉट डॉट, तो ये जो संख्या है, कोई संख्या क्या टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मतलब समाप्त हो जाना। तो ये जो है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 252525 इस प्रकार से आते जा रहा है, तो ये जो संख्या कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है। और रिपीटिंग क्या कहलाती है, रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये कहलाती है। इसी को हम लोग कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति का है। क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति का है। और एक ऐसा पूर्णांक जो होता है, एक ऐसा पूर्णांक जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, यानी टर्मिनेट कर जाता है। टर्मिनेट कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें, जैसे में अगर यहाँ पे हम लिख दिए, क्या लिख देते हैं,
जैसे मान लीजिए 5/2 हमने लिखा, सॉरी अपूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो अपूर्णांक में जैसे अगर हम लिख दिए 2.5, पॉइंट में लिख दिए 2.5, तो जो 2.5 हमने लिखा, ये जो संख्या है वो टर्मिनेट हो चुका है। 2.5 उसके बाद में डॉट 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 इस प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से नहीं है, इसका कहने का मतलब है ये जो संख्या है वो शांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी। और ये संख्या क्या कहलाएगी? अशांत कहलाएगी। अशांत क्यों कहलाएगी? क्योंकि ये जो संख्या है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये अशांत आवृत्ति का होगा, और इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में। तो अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं? तो इसमें 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से सभी संख्याएं होती है, और इधर -1, -2, -3 इस प्रकार से सारी संख्याएं होती है। तो ये कहलाती है पूर्णांक, यानी इंटीजर। और इंटीजर जो होता है इसे हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। इंटीजर को कितने पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में बांटते हैं, जिसमें से एक जो है वो पूर्ण संख्या, एक क्या होगा? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और दूसरा होगा ऋणात्मक संख्या। क्या होगा? ऋणात्मक संख्या। एक पूर्ण संख्या और दूसरा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। चलिए अब समझते हैं। ये जो पूर्ण संख्या है, कहने का मतलब ये जो इंटीजर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो इंटीजर है, इंटीजर में 0, 1, 2, 3 यहाँ से लेकर के, यानी 0 से लेकर इधर पूरा प्लस तक, ये पूरा का पूरा इधर क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। और साथ में इधर जो माइनस वाला बच गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो ये हो गया पूर्ण संख्या, और इधर हो गया ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो पूर्ण संख्या का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से। और ऋणात्मक मतलब समझ ही रहे होंगे क्या? -1, -2, -3, -4, तो ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। अब ये जो पूर्ण संख्या है, ये जो हमारा पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या को भी हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। ये दो पार्ट में कौन कौन से पार्ट में बटेगा? तो एक तो हो जाएगा शून्य, और ये पूरा का पूरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में बटेगा। किस चीज में बटेगा? धनात्मक पूर्णांक में। अब हम लोग समझते हैं जो धनात्मक पूर्णांक में बटेगा, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से करके, तो उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक तो कहेंगे ही, साथ साथ उसे हम लोग प्राकृत संख्या भी कहेंगे। यानी धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जैसे में क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है क्या है? धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। इसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, यानी प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। और इसे हम लोग बांटेंगे यहाँ पे 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसमें अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से कटने वाली संख्याएं होंगी वो अभाज्य संख्याएं कहलाएगी, यानी प्राइम नंबर कहलाएगी। दूसरी जो है इसे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या कहें तो 2 से नहीं कटती है, 2 से डिविजिबल नहीं होता, यानी 2 से जो नहीं कटेगा उसे विषम संख्या कहेंगे, और जो 2 से कट जाएगा उसे हम लोग कहेंगे सम संख्या, यानी इवन नंबर, यानी सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, जो 2 से डिविजिबल होगा। और जो 2 से नहीं कटेगा उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। और जो विषम संख्या, या तो हम सीधे कह सकते हैं जिसका 2 गो फैक्टर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और जिसका फैक्टर होता है 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, तो उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या, जिसका फैक्टर जो होता है 3 या 3 से अधिक होती है। तो अब भाज्य संख्या के एग्जाम्पल की बात करें तो 2 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, जो एक अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटता। दूसरा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। क्या 9 होगा? 9 नहीं होगा। 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि बोला गया यहाँ पे जिसका फैक्टर 2 ही हो, यानी जो 2 ही संख्या से कटे। तो 9 जो है एक और अपने आप के अलावा 3 से भी कट जाता है, तो 9 जो है अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भाज्य संख्या की बात करें तो जिसका 3 फैक्टर हो, तो यानी 2 भाज्य संख्या है नहीं है। 4, हाँ 4 जो है भाज्य संख्याएं है। क्यों? क्योंकि ये 2 एक और अपने आप के अलावा 2 से भी कट रहा है। 6 भी है, क्या है? भाज्य संख्या है। 7 नहीं है, 8 है भाज्य संख्या। 9 भी होगा। क्यों होगा 9? 9 एक अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जा रहा है, यानी जिसका फैक्टर कम से कम 3 गो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। और जिसका फैक्टर 2 ही होगा वो कहलाता है अभाज्य संख्या। और विषम संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, और सम संख्या जो सॉरी विषम संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो, और सम संख्या जो 2 से क्या हो? डिविजिबल हो। चलिए अब हम लोग समझते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो डिटेल में ये तो हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। अब हम लोग आते हैं चैप्टर। तो इस चैप्टर में मेन रूप से हम लोगों को पढ़ना है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और शांत और अशांत के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय हम लोग किस प्रकार से पहचान पाएंगे? तो यहाँ पे समझिएगा।
कि जो परिमेय संख्याएं जो होती है, परिमेय संख्या जो होगी, परिमेय संख्या जो होगी वो क्या होगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, या हम लोग कह सकते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, या हो सकता है कि टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, यानी टर्मिनेटिंग हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या ही कहलाएगा। लेकिन अगर अपरिमेय की बात करें, अपरिमेय की बात करें, अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी दोनों कंडीशन में ना ही तो टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, यानी ये दोनों होती है। अब यहाँ पे समझिए 2 पॉइंट, जो संख्या यानी परिमेय संख्या, याद रखिएगा परिमेय संख्याएं जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी कहने का मतलब टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट हो रहा है, तो वो जो है परिमेय संख्या ही कहलाएगी। और टर्मिनेट हो भी रहा है तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय किसे कहेंगे, जो तो ना टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। कहने का मतलब एक ऐसा संख्या जैसे इस प्रकार से हम लिख दें 2 3 5 6 7, फिर 8 इधर आ गया, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 6 7, इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है, ये जो संख्या है टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इस प्रकार से मतलब होते बढ़ता ही जा रहा है और साथ में रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का जो प्रसार, दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, अशांत होता है। क्या होता है, अशांत होता है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अशांत इसलिए कहेंगे क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट होगा तो समझिएगा कि वो क्या, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं कहलाएगी, बट इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत संख्या ही कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अशांत संख्या ही कहेंगे। और जो टर्मिनेट हो जाएगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि अगर परिमेय की बात की जाए तो परिमेय संख्याएं जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट करेगा तो वो परिमेय होगा। और अगर टर्मिनेट भी हो जा रहा है तो वो क्या हो, परिमेय होगा। लेकिन अपरिमेय की बात करें तो जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, ये दोनों ना हो, यानी ना तो टर्मिनेट हो, ना वो संख्या समाप्त हो और ना वो संख्या रिपीट करे, तो ऐसे कंडीशन में वो अपरिमेय कहलाता है। और अगर शांत और अशांत की बात की जाए तो परिमेय संख्याएं जो होती है जो नॉन टर्मिनेट होती है बट रिपीट होती है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं होता है लेकिन रिपीट होता है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। लेकिन जो टर्मिनेट हो जाएगा वो शांत होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल वे में अगर याद रखें तो शांत हम किसे बोलेंगे, जो टर्मिनेट हो जाए, यानी समाप्त हो जाएगा तो शांत कहलाएगा। और जो समाप्त नहीं होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो सीधे समझिएगा कि अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रमेयिका यानी लेमा के बारे में। तो ये प्रमेयिका होता क्या है, तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ क्या होता है, कथन होता है, जिसकी प्रयोग से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक प्राप्त करने के तरीके। तो महत्तम समापवर्तक हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, प्रमेयिका द्वारा। तो आइए यहाँ पे समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है यह एक विधि है जो कि सिद्ध किया हुआ है, और इसी को हम लोग इसी के थ्रू निकालना सीखेंगे महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना कि ए और बी जो है वो धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है। ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक यानी जो क्यू और आर विद्यमान इसमें होता है, और इसी से एक फॉर्मूला निकलता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का वैल्यू जो होता है, रिमाइंडर होता है, वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, और बी का जो वैल्यू होगा हमेशा आर से बड़ा होगा। यहाँ यूक्लिड विभाजन से एक फॉर्मूला निकलता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम लोग लिखते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आइए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम मान लें, यहाँ पे मान लें कि एक संख्या यहाँ पे मान लेते हैं 3, 3 से हम डिवाइड किए किसको, 10 को। चलिए, तो कितना बार में लगेगा, 3 बार में 9। और जब 3 बार में हम 9 लगा दिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं,
अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, तो ये जो संख्या है हमारा, इसे हम लोग मानते हैं बी, और ये जो संख्या है इसे हम लोग मानते हैं क्यू, और ये जो संख्या है इसे हम लोग मानते हैं ए, और ये जो नीचे है इसे हम लोग मानते हैं आर, यानी रिमाइंडर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या है, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक अगुणे भागफल, ये क्या कहलाता है, भागफल, और बट प्लस में क्या होता है, शेषफल। तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए हैं। यहाँ पे भाज्य जो होता है, बीच वाले को जिसको हम लोग भाग देते हैं, जिसमें हम लोग भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। और जितना बार में हम लोग लगाते हैं इस साइड में आता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं, और नीचे जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। और इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ये जो है भाज्य है, और ये बी जो है भाजक है, और ये भागफल है, और ये शेषफल है। तो यहाँ से क्या हुआ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग महत्तम समापवर्तक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या कर सकते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं, यानी एचसीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम सुव्यवस्थित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि क्या करती है, प्रदान करती है, विधि प्रदान करती है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है वो दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ कहे तो मासा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो दो धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग करेंगे कैसे, तो आइए इस बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे मान लें कि ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी जो है, ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे कह दिया है कि ये जो है वो बी से क्या है, बड़ा है, ए जो है बी से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, बी से, यानी ए प्रथम चरण में हम लोग क्या करेंगे, तो ए और बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसलिए हम ऐसे पूर्णांक क्यू और आर तो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब दो को हम एक संख्या यहाँ पे मान लीजिए कि ले लिए 7, और यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं 4, तो जब 4 से हम 7 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार में तो 4 लगेगा, बचेगा क्या, 3 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्यू प्राप्त हो रहा है और एक आर भी प्राप्त हो रहा है, यानी क्यू टेंट और साथ में रिमाइंडर भी प्राप्त हो रहा है। तो जब ये दोनों प्राप्त होगा तो यहाँ से एक तो फॉर्मूला बन जाएगा, बी इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो प्रथम चरण में तो एक फॉर्मूला ये निकला। अब यहाँ पे समझिएगा कि ए का वैल्यू जो होता है, मतलब आर रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा कैसे होता है। तो देखिए कभी कभी आप लोग सॉल्व किए होंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाता होगा, 0 आया होगा, 0 आया होगा, या तो 0 से बड़ा आता है, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। लेकिन बी कहे तो यानी भाजक, जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड से हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, छोटा, डिवाइड से हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर बड़ा होता तो जैसे यहाँ पे अगर मान लिया जाए 5 बचता तो एक बार में तो फिर लग जाता, तो एक बार में अगर 4 फिर लगता तो रिमाइंडर तो 1 बचता। तो इस प्रकार से हम लोग सीधे समझते हैं कि रिमाइंडर जो होता है, यानी बी का जो वैल्यू होता है हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड चरण में क्या करें, तो चरण नंबर 2, जब मतलब यदि आर बराबर 0 हो तो बी ही ए का एचसीएफ होगा। अगर मान लिया जाए, अगर इसको हम यहाँ पे समझें तो क्या आर यानी रिमाइंडर जब हमारा 0 आ जाए, रिमाइंडर जब 0 आएगा तो उसमें जो जो मतलब बी होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो बी ही ए का क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। यानी बी जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वहां पे बी का वैल्यू क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अब इस प्रक्रिया को जब तक जारी रखना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। 0 होगा तो समझना कि उसमें जो भाजक है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। आइए इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझें। चलिए तो देखिए जैसा यहाँ पे क्या कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा ही है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे कैसे, तो आइए जो चरण हमने पीछे पढ़ा है उसे यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो संख्या सबसे पहले जो संख्या बड़ी होगी उसे ये मानेंगे, यानी ए का जो वैल्यू होगा हमेशा ए का वैल्यू जो होगा बी से बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा, ए का वैल्यू हमेशा बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें हम ए मानेंगे किसे, तो ये मानेंगे जो बड़ा होगा। तो ए जो है वो कौन बड़ा है, 867 है, तो 867 जो है वो बड़ा है, इसे हमने क्या माना, ए माना। और बी हम लोग किसे मानेंगे,
तो बी हम लोग उसे मानेंगे जो छोटा हो, तो छोटा इसमें कितना है 255 है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको यूज करना है क्या, तो यानी अप्लाई करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो प्रयोग करेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो छोटा संख्या है 255, इससे हम डिवाइड कर देंगे किसको 8 6 7 को। चलिए डिवाइड हम कर देंगे, कितना बार में लगेगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना बार में लगेगा, तो ये लगेगा, तो इसे लगाएंगे तो लगेगा 3 बार में, कितना बार में 3 बार में, अब 3 बार लगा दीजिए, तो 5 या 15 के 5 बाकी 1, फिर 25 या 75 और 1 76, यानी 765। अब घटा दीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में 7 जाएगा तो 1, यानी 102 बचा। क्या बचा 102। तो क्या ये जो हमारा शेषफल आया, क्या 0 आया, नहीं आया। तो ये जो स्टेप है हमें तब तक करते जाना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो चलिए अब आगे करते हैं, पहले इसे हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब इसका यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो क्या होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का वैल्यू कौन कहलाएगा, तो बीच वाला कहलाएगा ये, तो ये क्या हो गया 867 और इक्वल टू बी यानी 255 और इनटू क्यू यानी इधर वाला 3 और प्लस में रिमाइंडर जो नीचे बचता है तो 102। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर तब तक 0 ना आए तब तक इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाना। अब ये जो 102 है इससे अब हम डिवाइड कर देंगे 255 को। अब लगाओ, 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो लगेगा 204। अब घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और 2 में से 2 गया 0, यानी 51 बचा। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या इसमें रिमाइंडर 0 आया है, तो इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो यानी चरण नंबर 2 जब आगे चलें तो आगे क्या हो गया हमारा, ए का वैल्यू 255 हो गया, क्या हो गया ए का वैल्यू 255 हुआ, सेकेंड स्टेप में 255 हो गया इक्वल टू, उसके बाद में बी, तो बी का वैल्यू ये होता है 102 इनटू क्यू यानी 2 हो गया और प्लस में रिमाइंडर इसमें क्या बचा 51 बचा। चलिए अब देखिए ये जो आप 5 देख रहे हैं 51, क्या अभी भी रिमाइंडर 0 आया है, नहीं आया। तो अब इससे डिवाइड किसको कर देंगे 102 को, किसको करेंगे 102 को, तो 102 को करेंगे तो 2 बार में 102 लग जाएगा और लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो फिर से अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो यूज करने के बाद अब इस बार हमारा क्या आएगा, तो इस बार जो है हमारा आने वाला है यानी 102 है, क्या है 102 है, तो 102 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 102 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51, यानी 51 और गुने में कितना होगा 2 और प्लस में रिमाइंडर जो है हमारा क्या आया 0 आया। तो अब यहाँ पे देखिए जब शेषफल हमारा 0 आता है तो उसमें जो बी का वैल्यू होता है वही हमारा क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हमको बोला जाए कि ये दोनों का जो है एचसीएफ क्या होगा, ये दोनों का जो एचसीएफ प्राप्त हमारा होगा वो क्या होगा 51, क्या आएगा 51, यही है हमारा राइट आंसर। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो इसमें हमने क्या किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो थी इसका हमने क्या निकाला महत्तम समापवर्तक ज्ञात किए। तो बचपन में भी हम लोग क्या किए थे, इस प्रकार से हम लोग महत्तम बनाए होंगे और इसी को इस स्टेप में लिख देना ही क्या कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी इसी तरह से बनाना क्या कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इस तरह से हम लोग केवल एक ही चीज निकाल सकते हैं, दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब बात आती है एलसीएम। तो हमने क्या पढ़ा पीछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग दो संख्याओं या उससे अधिक संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इससे हम लोग समझते हैं, हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में दर्शाया जा सकता है और यह गुणनखंड अद्वितीय यानी यूनिक होता है, जिसे कहने का मतलब एक भाज्य संख्या हम 4 ले लेते हैं, तो क्या 4 को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 इंटू 2। तो देखिए ये क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये दोनों किसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 4 का। तो 4 जो है कौन सी संख्या है भाज्य संख्या है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि हर एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में दर्शाया जा सकता है, यानी इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं दर्शा
सकते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है हमारा कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम लोग क्या करते थे, दो संख्याओं का केवल एचसीएफ ही निकालते थे, लेकिन इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। और इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दो विधि से निकालते हैं। एक तो हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू, जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा, और एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए समझते हैं इसके बारे में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कैसे किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले दो संख्या ले लेते हैं, छोटे छोटे संख्या लेते हैं, और उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक संख्या हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। कितना ले लिए, 6। एक संख्या इसमें कितना ले लेते हैं, 6 लेते हैं। चलिए, 6 एक संख्या हमने ले लिया। और यहाँ पे एक संख्या हम लोग ले लेते हैं, कितना, तो ले लेते हैं यहाँ पे वो संख्या, मान लीजिए कि समझ जाइए कि यहाँ पे मान लीजिए 30 हम ले लिए। क्या ले लिए, 30 ले लिए। अब ये जो दो संख्या है, दोनों का हमको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो 6 है, अगर इसको अभाज्य गुणनखंड में हम लोग तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। और वही बात करें 30 की, तो 30 के क्या आएगा, तो 30 का आएगा 2, 3 और उसके बाद में 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारा क्या आ गया, 30 का अभाज्य गुणनखंड। 30 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये 6 का अभाज्य गुणनखंड। और जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। अब पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, दोनों में आखिर कॉमन क्या है, तो 2। 2 आप लोगों को साफ दिख रहा होगा क्या है, कॉमन है। तो एक 2 लिखा जाएगा, फिर इनटू यहाँ पे 3 भी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 3 भी लिखेंगे। क्या कोई और कॉमन है, तो नहीं। 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ हो गया 3 दूना 6, यानी 6। तो एचसीएफ तो निकाल लिए हमने। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम यहीं से निकलेगा। जो बच गया है पहले उसे लिख दीजिए। तो बचा हमारा क्या है, 5। और कुछ बचा हुआ नहीं। अब जो हमारा एचसीएफ आया था उसको क्या कर देना है, इसके साथ गुना कर देना है। तो यहाँ पे 6 के साथ हम क्या कर देंगे, गुना। अब हो गया 6 पचे 30। तो ये जो हमारा एलसीएम आया वो 30 आ गया है, और एचसीएफ जो आया वो 6 आया। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग केवल क्या प्राप्त कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं इन फॉर्मूले के बारे में। दो संख्याओं का गुणनखंड जो होता है, यानी गुणनफल जो होता है, वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, इसको हम लोग यहाँ पे अभी समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे हमने दो संख्या ली थी, एक 6 और एक 30, और ये दोनों का हमने क्या किया, एचसीएफ भी निकाला और एलसीएम भी निकाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो होता है और एलसीएम जो होता है, वो दोनों का गुणनफल और दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है। तो इस बात को यहाँ पे हम सिद्ध करते हैं। मानते हैं कि इसमें एक संख्या ए मान लेते हैं 30 है, और बी जो हमारा संख्या है वो 6 है। अब देखिए, ये दोनों का हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। तो दोनों का एचसीएफ जब हम निकाले तो कितना आया, 6 आया। और एलसीएम जब निकाले तो कितना आया, 30 आया। अब यहाँ से हम लोग अगर a इंटू बी, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, ये जो एलसीएम और एचसीएफ आया वो दोनों का गुणनफल करते हैं। तो इसमें a इंटू बी, तो a इंटू बी यानी a का वैल्यू 30 है और गुना में 6 है। और इधर हम देखें तो एलसीएम हमारा कितना है, 30 है, और गुना में एचसीएफ कितना है, 6 है। तो यहाँ पे अगर हम गुना करते हैं तो ये दो संख्याओं का गुणनफल निकल के आता है 180, और वहीं पे इसी का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालते हैं तो ये भी कितना आता है, 180 आता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। चलिए, तो यहाँ पे वही है लिखा हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एचसीएफ और गुना एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब यही फॉर्मूला से ये सारे फॉर्मूला निकले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम एचसीएफ को इधर ही रख लेते हैं, एचसीएफ को अगर इधर ही रख लेते हैं तो ये जो एलसीएम इधर मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद क्या चीज हो जाएगा, डिवाइड।
तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी एलसीएम इधर जाएगा तो नीचे में हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से अगर एलसीएम हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम को हम लोग इधर ही रखेंगे और इसको जब उधर भेज देंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में, यानी भाग में आ जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में एचसीएफ। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, यानी ए इक्वल टू क्या होगा, पहली संख्या अगर ए मानते हैं तो क्या होगा एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ और बटे में हो जाएगा बी। और वही दूसरी संख्या पूछेगा यानी बी बराबर, तो क्या हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ, एचसीएफ और बटे में हो जाएगा ए, बटे में हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से ये सारे क्या है फॉर्मूले है। अगर पहली संख्या हमको एलसीएम एचसीएफ दे दिया जाए और दूसरी संख्या भी बता दी जाए तो पहली संख्या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम एचसीएफ दे दिया जाए और यहाँ पे पहली संख्या दे दिया जाए और दूसरी संख्या पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। और अगर हमें दो संख्या दी जाए और साथ में उसका एलसीएम दे दे तो हम क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। और अगर दो संख्याओं का गुण, दो संख्या भी दे दे और साथ में उसका एचसीएफ भी दे दे तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं। अब बारी आती है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। चलिए अब इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यदि पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या और क्यू जो है क्यू का वैल्यू जो है यानी क्यू इक्वल टू आता है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में है, जहां m तथा n कह दिया है कि पूर्ण संख्या है और p और q सह अभाज्य संख्या है, असहभाज्य संख्या है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। शांत यानी कहे तो टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। कैसे, तो इस बात को हम लोग पहले समझते हैं सिंपल वे में। यहाँ पे हाँ हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम एक संख्या पहले ले लेते हैं 1/8, तो ये हो गया डिनोमिनेटर। अब इसी को हमको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे 8 को तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 5 की पावर अगर बात की जाए तो 5 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 होगा। क्या होगा 0। अब यहाँ पे इसी चीज को हम देखें तो ये जो है किस रूप में आया हुआ है, तो इस फॉर्म में आया हुआ है। और जब इस रूप में रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे शांत कहेंगे, यानी जो संख्या है वो क्या है शांत है। ठीक उसी प्रकार से अगर एक और संख्या हम ले लेते हैं 3/250, 3/250। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये तो 3 के 3 ही रह जाएगा, लेकिन अगर इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ें 250 को, तो लगाओ पहले 2 बार में तो 125 बार में लगेगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे कितनी बार में 2 बार में तो नहीं लगेगा, तो अब लगाते हैं हम लोग 5 बार में तो 25 बार में लगेगा। फिर लगाते हैं 5 बार में तो 25 5 बार में लगेगा। तो यानी 250 का जब हमने क्या किया फ्रैक्शन में सॉरी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा तो क्या आया 2 गुना और 5 के पावर 3 आया। 5 के पावर यानी 1 2 3, यहाँ पे 2 के पावर कुछ नहीं क्या है 1 है, तो इस फॉर्म में आया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस रूप में आया हुआ है, तो जब इस रूप में आएगा तो वो कहलाएगा शांत, यानी ये भी संख्या क्या कहलाएगी शांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी शांत, यानी जिसका अभाज्य गुणनखंड डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड ओनली 2 आ जाए यानी खाली 2 आ जाए, या तो खाली 5 आ जाए या 2 5 दोनों आ जाए, तो वो कहलाएगा शांत। तो वो क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। अब हम लोग समझते हैं अशांत। अब हम लोग अशांत के बारे में समझते हैं। तो अशांत जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो अगर अशांत की बात करें तो यहाँ पे एक पहले हम संख्या ले लेंगे। क्या ले लेंगे एक संख्या ले लेंगे 5/6, 5/6। चलिए अब देखिए, तो अगर यहाँ इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो 6 को हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में, तो आ जाएगा 2 इंटू 3 बस। अब 2 इंटू 3 आया तो क्या यह इस फॉर्म में आया 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इस रूप में तो नहीं आया। तो नहीं आया तो ये जो है क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा ये। तो सिंपल हम लोग समझ सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर खाली उसमें 2 आ जाए या तो उसमें खाली 5 आ जाए या 2 5 दोनों आ जाए, तो वो कहलाएगा शांत। तो वो क्या कहलाएगा शांत कहलाएगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर इस टाइप का रहे तो उसके डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर उसमें 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या आ जाए, यानी इसमें 3 आ जाए या 4 आ जाए या 7 आ जाए, तो वो कहलाएगा अशांत। क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा। तो आई होप आप लोग शांत और अशांत के बारे में अच्छी तरह से समझे होंगे। अब यहाँ पे है कुछ समझने योग्य बातें यानी कुछ नोट्स जिसे हम लोगों को याद रखना अति आवश्यक है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है अशांत होता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा।
अपरिमेय संख्या जो होगी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। सामान्य भाषा में 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से क्या हो विभाजित हो सके, इन संख्याओं से विभाजित हो सके। अगर हम कोई एलसीएम है तो वो जो एलसीएम होता है 2 या 2 से जो जो संख्या का वो एलसीएम होता है उससे वो क्या होता है? डिविजिबल होता है यानी विभाजित होता है। तथा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ जो होता है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालें तो वो जो एचसीएफ होगा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को क्या करे? विभाजित करे। उन संख्याओं को क्या करे? विभाजित करे। यानी ये जो एचसीएफ आता है तो जिसका एचसीएफ निकाले हैं जिन संख्याओं का उन सभी संख्याओं को एचसीएफ क्या करता है? विभाजित करता है। बट एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? जिन संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालते हैं वो संख्या से ये एलसीएम क्या होता है? विभाजित हो जाती है। और एचसीएफ क्या करता है? विभाजित करता है। अब यहाँ पे अगर n एक पूर्ण वर्ग नहीं, अगर एक n जो है एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो रूट n जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या। अब बताइए अगर n जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय ही कहलाएगा। पूर्ण वर्ग रहेगा तभी तो रूट से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रूट n है, यहाँ पे n जो है अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग समझते हैं कि अगर एक परिमेय और दूसरे अपरिमेय संख्याओं को हम लोग जोड़ दें तो क्या निकल करके आएगा? तो वो निकल करके आएगा परिमेय संख्या। क्यों? एक परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं, एक परिमेय संख्या 3 ले लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5 जो कि है परिमेय संख्या। उसके बाद में परिमेय और परिमेय को गुणा करके क्या आता है? परिमेय संख्या ही आता है। देखिए 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या आया? 6 आया, परिमेय संख्या ही आया। अब याद रखिएगा कि अपरिमेय और अपरिमेय को अगर जोड़ने की बात कही जाए तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। लेकिन अगर अपरिमेय और अपरिमेय को गुणा करने की बात कही जाए तो गुणा करने पर परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। कैसे? तो यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं। जैसे में यहाँ पे हम √2 अपरिमेय है और √3 भी क्या है? अपरिमेय है। तो गुणा करेंगे तो 3 गुना क्या आ जाएगा? 6, रूट में आएगा 6। तो √6 क्या है? अपरिमेय। तो 2 अपरिमेय संख्या को गुणा किए तो क्या आ गया? अपरिमेय। और वही यहाँ पे हम कर देते हैं √2 और इनटू में गुणा में यहाँ पे एक और अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। एक और अपरिमेय संख्या क्या ले लेते हैं? तो मान लीजिए 8 हम ले लिए। अब यहाँ पे देखते हैं 8 दूना 16, रूट में 16 आया, निकलेगा कितना? 4 निकलेगा। तो क्या निकल के आया? परिमेय संख्या। तो 2 अपरिमेय संख्या को अगर गुणा करेंगे तो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। और वहीं पे अगर हम एक अपरिमेय और एक परिमेय ले लें तो वो क्या आ जाएगा? अपरिमेय और एक परिमेय और इंटू परिमेय लेंगे तो क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या आएगी। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है उसके पूरे कंसेप्ट को समझे हैं। अब इतने कंसेप्ट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको एक्सरसाइज बनाने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।